Hey, hi everyone, this is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Adamant. जैसा कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि मैं एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके लिए मैंने फर्स्ट क्लास लाया हूँ बेसिक्स ऑफ बैंकिंग की। लेट्स सी बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। सबसे पहला माइंड में ये चीज आती है कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है। बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन जिसमें वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन जिसमें वो वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गया, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक का इंश्योरेंस। अब बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक का इंश्योरेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बैंक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है वो सेल करते हैं, उसको बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स में दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जिसको काशा भी बोलते हैं, दूसरा है टाइम और टर्म डिपॉजिट जिसको राफा बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट में दो फर्दर काइंड्स ऑफ डिपॉजिट है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसका डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग कि चारों टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट में एक सिमिलैरिटी है कि हम इसमें मनी डिपॉजिट और विदड्रॉ कभी भी कोई भी टाइम कर सकते हैं बैंक की ऑपरेटिंग आवर्स में। देन लिमिट सेविंग अकाउंट का विड्रॉल लिमिट होता है, मतलब कुछ विड्रॉल लिमिट तक आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। करेंट अकाउंट में कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं होता है और इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट अवेलेबल होता है, कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट करेंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कम लो रहता है रिक्वायरमेंट, एंड करेंट अकाउंट में हाई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। पर्पस है सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, सैलरी पर्पस के लिए या कोई और पर्पस के लिए। करेंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं और फ्रीक्वेंट बिल पेमेंट है तो उसके लिए यूज करते हैं। सेविंग अकाउंट सुटेबल है इंडिविजुअल पर्सन के लिए एंड करेंट अकाउंट सुटेबल है बिजनेसेस के लिए। देन नेक्स्ट है रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में हर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में लमसम एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। टाइम है 6 मंथ to 10 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का 7 days to 10 ईयर। रिकरिंग डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वो इंटरेस्ट अप्लाई होता है मंथली मनी पे जो आती है, और फिक्स डिपॉजिट में आरडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन का मीनिंग होता है मनी देना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मीनिंग लेस देन और अप टू 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है मोर देन 1 ईयर। लोन्स का एग्जाम्पल है एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब लोन्स के एग्जाम्पल है। एडवांसेस में जो मनी लेंडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन एंड अप टू 1 ईयर होता है। अब नाउ टाइप्स ऑफ एडवांसेस। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस। कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटेड। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कोई भी बिजनेस जिनको शॉर्ट टर्म के लिए कैश रिक्वायर्ड है वो कैश क्रेडिट यूज कर सकते हैं। कैश क्रेडिट लेने के लिए हमको सबसे पहले सिक्योरिटी को रखना पड़ता है, या हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स और सिक्योरिटीज को रखना पड़ता है। हाइपोथिकेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी ने ट्रेजरी बिल लिया हुआ है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिया हुआ है, वो तो सिक्योरिटी रख सकते हैं, बट किसी के पास एसेट्स है, जैसे कोई फ्रूट वेंडर है तो उसके पास कुछ भी एसेट नहीं है, तो वो हाइपोथिकेशन ऑफ फ्रूट्स रख सकता है, या कोई
कंपनी चला रहा है तो मशीनरीज है, तो वो हाइपोथिकेशन ऑफ मशीनरीज रख सकता है, उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। अब कैश क्रेडिट में ये होता है कि एक अमाउंट सैंक्शन होता है, लाइक 5 लाख रुपीज, तो मैंने 5 लाख रुपीज में फर्स्ट मंथ में 50,000 रुपीज यूज किया, तो जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो ओनली 50,000 रुपीज पे लगेगा, 5 लाख रुपीज पे नहीं लगेगा। सो इसके वजह से कैश क्रेडिट में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मनी यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ओवरड्राफ्ट। अब दूसरा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट लाइक किसी का करेंट अकाउंट है, सो करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सो ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि करेंट अकाउंट में मेरा कितना भी बैलेंस हो, जैसे 1 लाख रुपीज हो, लेकिन मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 5 लाख रुपीज है, सो मुझे 5 लाख रुपीज का लोन मिल सकता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि मैंने लोन अवेल किया बट 5 लाख में मैंने सिर्फ 1 लाख यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें इंटरेस्ट टोटल ओवरऑल 5 लाख पे लगेगा, जिसकी वजह से इसमें इंटरेस्ट हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड में तीन लोग आ जाते हैं पिक्चर में, सेलर, बायर और थर्ड आ जाता है बैंक। सो बिल डिस्काउंटेड में एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज होता है। सो बिल डिस्काउंट का एग्जांपल बताओ तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे एक कंपनी ए है, कार मैन्युफैक्चरर, दूसरा कंपनी बी है, टायर मैन्युफैक्चरर, और तीसरा बैंक है। तो कंपनी ए को एक ऑर्डर मिला कार मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके लिए कंपनी ए को 1 लाख रुपीज के टायर्स का रिक्वायरमेंट है, बट उनके पास फंड्स नहीं है। अब कार बी जो टायर मैन्युफैक्चरर है, वो उनको टायर बेचना है, लेकिन उनको इमीडिएट फंड की नीड है। सो कार एक कंपनी एक कंपनी बी के पास जाएगा और उनसे टायर परचेज करेगा, उसके इनवॉइस परचेज करेगा। अब कंपनी ए बैंक के पास जाएगा और वो इनवॉइस इनवॉइस दिखा के एक बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। तो जिससे क्या होगा कि वो बिल जो बनता है वो डिस्काउंट रेट पे बनता है, जैसे 5% डिस्काउंट हुआ। सो 1 लाख का 5% इज 5,000, सो 95,000 रुपीज बैंक 95,000 रुपीज कंपनी बी को दे देगा। एंड कंपनी ए जो कि टायर परचेज कर चुका है, वो धीरे धीरे करके 1 ईयर में और जितने साल का भी क्रेडिट पीरियड है उतने साल में वो बैंक को 1 लाख रुपीज रिटर्न करेगा। सो ये केस में क्या होता है कि वो कंपनी ए के पास फंड्स नहीं था, लेकिन उसे भी टायर मिल गए। कंपनी बी को इमीडिएट फंड चाहिए था टायर के बदले में, तो उसको बैंक से डिस्काउंटेड रेट पे मनी मिल गया। ये इसमें फ़ायदा होता है कि इसमें बिजनेस चलता रहता है, और मतलब कंपनी है, कंपनी भी का कुछ भी काम नहीं रुकता। इसको बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस। तो कैश क्रेडिट में इंटरेस्ट लोअर रहता है, जबकि ओवरड्राफ्ट में हायर रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा इंटरेस्ट जितने कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट यूज हो रहा है उस पर ही लगता है। कैश क्रेडिट में लोन को अवेल कर सकते हैं यूजिंग हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री, जबकि ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट हिस्ट्री, रिलेशनशिप विद बैंक, इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड रहता है ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जबकि ओवरड्राफ्ट कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लोन अमाउंट कैश क्रेडिट में वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स एंड इन्वेंटरी पे डिपेंड होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पे डिपेंड होता है लोन अमाउंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जितने भी बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज है और योजनाएं हैं सरकार की, वो अनबैंक्ड एरिया तक प्रोवाइड करना। अनबैंक्ड एरिया का मतलब जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध नहीं है वहाँ पे प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आरआरबीज को डेवलप किया गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहला है इंटर बैंक और ऑफ अस ट्रांजैक्शन। इसमें डिफरेंट बैंक फंड ट्रांसफर होता है, मतलब एसबीआई टू बीओआई, इंडियन बैंक टू इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसा अलग अलग बैंक है। दूसरा है इंट्रा बैंक और ऑन अस ट्रांजैक्शन। इसमें सेम बैंक में फंड ट्रांसफर होता है, लाइक एसबीआई टू एसबीआई, सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक फंड ट्रांसफर।
नेक्स्ट है पेमेंट बैंक। सो पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब पेमेंट बैंक में रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। पेमेंट बैंक मैक्सिमम 2 लाख पर कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन्स नहीं प्रोवाइड करता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है बट क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड करता। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन पेमेंट बैंक 100 करोड़ रुपीज़ है। पेमेंट बैंक की 25% ब्रांचेज रूरल एरियाज में ही होनी चाहिए, अनबैंक रूरल एरियाज में। फॉरेन शेयर होल्डिंग पेमेंट बैंक में 74% है। पेमेंट बैंक को रिकमेंड किया था बनाने को नचिकेत मोर कमिटी ने। देयर आर टोटल 6 पेमेंट बैंक, जिसमें से पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और टोटल 6 पेमेंट बैंक मैं ये स्लाइड में डाल दिया हूँ, वो आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉल फिनेंस बैंक। स्मॉल फिनेंस बैंक पेमेंट बैंक से थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज देता है, जैसे कि स्मॉल फिनेंस बैंक डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब कि आप करेंट सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, आरडी एफडी भी ओपन कर सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिपॉजिट लिमिट नहीं है और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट नहीं है। एसएफबी लोन्स भी प्रोवाइड करता है, डेबिट एटीएम कार्ड भी एंड क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एसएफबी को ओपन करने के लिए 200 करोड़ है और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए जो ओनर ओपन कर रहा है उसको। एंड 25% ऑफ एसएफबी ब्रांचेज अनबैंक रूरल एरियाज में होनी चाहिए एंड फॉरेन शेयर होल्डिंग इसमें 74% है। उषा थोराट कमेटी, ये कमेटी है उषा थोराट जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिकमेंड किया था। एसएफबी को 75% ऑफ देयर मनी उनको प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, जैसे कि टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स है। एग्जांपल है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन। सो कुछ कुछ डिवीजन है कि बैंकों को अपने डिपॉजिट मनी इसमें इतने इतने परसेंट उसमें डालने ही पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक चैप्टर है, वो आगे मैं बताऊंगा। सो अभी के लिए सिर्फ पीएसएल में 75% एसएफबी को डालना पड़ता है। अब देयर आर टोटल 12 एसएफबीज इन इंडिया। तो सबसे पहला कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पंजाब के जालंधर में, और लेटेस्ट है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यू दिल्ली में। ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं लिस्ट, हेडक्वार्टर और टैगलाइन इसमें दे दिया हूँ। अब अगला है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले 1770 में इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये पहला बैंक था जो एस्टाब्लिश हुआ था। सो सबको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे और उनका ज़्यादा कारोबार कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से चलता था। सो इसके लिए उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए सेम ही शहर में। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना, जिसको रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल में 1809 में। देन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। फिर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 में ब्रिटिशर्स ने मर्ज करके इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। देन 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया और उसको रीनेम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जो कमेटी रखी गई थी उसका नाम था एडी गोरेवाला कमेटी। सो टोटल 8 सब्सिडरीज है एसबीआई की, थी 1959 में। उसको एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई बोला जाता था, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसको 2008 में एसबीआई में मर्ज किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में एसबीआई में मर्ज किया गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इसको 1963 में मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नाम दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो जितने भी ऊपर 5 एसोसिएट बैंक बचे, उनको 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मर्ज किया गया और उसके साथ साथ एक भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज किया गया। भारतीय महिला बैंक एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक है जिसको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था। देन एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ये प्योरली इंडिया मैनेज बाय इंडियन बैंक था। मैनेज बाय इंडियन मीन्स ऑल वर्किंग पीपल इन पीएनबी आर इंडियंस। और ये लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था 1894 में।
देन एक ट्रूली स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये होली ओन्ड बाय इंडियंस है। इसका मतलब होता है 100% कैपिटल इसमें इंडियंस का है एंड मैनेज बाय इंडियंस है। देन एक बैंक ऑफ इंडिया है जिसने जो फर्स्ट बैंक है जिसने ब्रांच ओपन किया था आउटसाइड इंडिया, और वो ओपन हुआ था 1946 में लंदन में। देन फिर आया नेशनलाइजेशन इन इंडिया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट करना। सो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स जिनका मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ था उसको नेशनलाइज किया गया। फिर छह और बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनका मिनिमम कैपिटल था 200 करोड़ ऑन 15 अप्रैल 1980। सो 15 अप्रैल 1980 को टोटल 20 नेशनलाइज बैंक हो गए इंडिया में। देन मर्जर आया। सो मर्जर में सबसे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया 4 सितंबर 1993 को। सो टोटल 19th नेशनलाइज बैंक बचे। देन विजया बैंक एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया ऑन 1 अप्रैल 2019 को। तो टोटल 17 नेशनलाइज बैंक बचे। देन उसके बाद 10 नेशनलाइज बैंकों को एमलगेट किया गया 4 बैंक्स में ऑन 1 अप्रैल 2020। सो टोटल 11 नेशनलाइज बैंक बचे। सो जो 10 बैंकों को अमलगेट किया गया था उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में एंड आंध्रा एंड कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। सो 2017 में टोटल 27 पीएसबीज थे। अब उसके बाद पोस्ट मर्जर 12 पीएसबीज बचे। टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे पहला है सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। देन कमर्शियल बैंक, थर्ड स्पेशलाइज्ड बैंक, फोर्थ कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 से में इंक्लूडेड है, और वो सेम बैंकिंग फंक्शन कैरी आउट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, फॉरेन बैंक को इंक्लूड किया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स दैट इज 51% और मोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। 2017 में टोटल 27 पीएसबीज थे। एक एसबीआई, 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, भारतीय महिला बैंक, आईडीबीआई एंड 19 नेशनलाइज बैंक। आफ्टर मर्जर 12 पीएसबीज बचे जिसमें एक एसबीआई है एंड 11 नेशनलाइज बैंक्स। फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जो फॉरेन में रजिस्टर्ड होते हैं, हेडक्वार्टर उनका फॉरेन में रहता है और उनके ब्रांचेस मैक्सिमम फॉरेन में ही रहते हैं। एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक एंड डीबीएस बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक थे जिनको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था अदर देन बैंकिंग। पहला है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 एंड हेडक्वार्टर था इसका मुंबई में। नेक्स्ट है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को बूस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था, और लाइन ऑफ क्रेडिट मींस लोन्स फॉरेन कंट्रीज को देने के लिए बनाया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में एंड हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक को स्मॉल इंडस्ट्रीज और एमएसएमई सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया 2 अप्रैल 1990 में एंड हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। फोर्थ है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये बैंक बनाया गया था प्रमोट करने के लिए हाउसिंग फिनेंस इंस्टीट्यूशन को। जो भी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग लोन्स और अदर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग फिनेंस देते हैं, उनके लिए एनएचबी प्रोवाइड किया गया, एनएचबी बनाया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1988 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये बनाया गया था मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री को देने के लिए।
इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1948 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो ये टोटल 5 स्पेशलाइज्ड बैंक है फॉर स्पेशल पर्पस। देन नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी बेसिकली एक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली एक पब्लिक कंपनी है जो कि रजिस्टर है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट एंड लोन सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ ओनली लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ओनली टाइम और टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एनबीएफसी में हम लोग रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट एनबीएफसी में 1 ईयर से मैक्सिमम 5 ईयर तक रहता है। एनबीएफसी मोर रिटर्न प्रोवाइड करती है बैंक से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहता है बैंक से। एनबीएफसी में एक डिसएडवांटेज ये है कि डीआईसीजीसी इसमें इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता। डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका मतलब होता है कि डीआईसीजीसी हर बैंक पे हर अकाउंट पे 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी बैंक शट डाउन हुआ तो मिनिमम 5 लाख रुपीस हर एक अकाउंट होल्डर को आरबीआई देगा। सो ये एक इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, बट एनबीएफसी पे वो नहीं प्रोवाइड होता है कि अगर एनबीएफसी मतलब अगर शट डाउन हुआ तो एक भी रुपए अकाउंट होल्डर को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो ऑन टैप एक ऑन डिमांड लाइसेंसिंग सिस्टम है जो यूज करके प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने का रिक्वायरमेंट है 200 करोड़ रुपीस, बट यूसीबीज के लिए ऑन टेप फैसिलिटी यूज करके यूसीबी 100 करोड़ में ही कन्वर्ट हो सकती है, बट एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि उनको 5 साल के अंदर 200 करोड़ कैपिटल करना पड़ेगा। और पेमेंट बैंक भी कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकती है, बट इनका रिक्वायरमेंट है कि इनको 5 years ऑफ ऑपरेशन एज पेमेंट बैंक कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को इसलिए डेवलप किया गया था कि रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को प्रमोट करने के लिए। सो आरआरबी से पहले ही कोऑपरेटिव बैंक थे जो रूरल एरियाज में ये सारी चीज़ें प्रमोट करते थे। कोऑपरेटिव बैंक को 2 लॉ के अंदर बनाया गया था, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। अब इधर मैंने कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डिवीजन बताया हूँ। जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के 2 टाइप्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। अर्बन कोऑपरेटिव में शेड्यूल यूसीबी एंड नॉन शेड्यूल यूसीबी, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है। सो ऐसे फर्दर डिविजन्स है इसके। अब जनवरी 2020 में आरबीआई ने रिवाइज किया सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज। सो इसके चलते 2021 में कमिटी ने सजेस्ट किया फॉर ट्रायर स्ट्रक्चर ऑफ यूसीबी बेस्ड ऑन 100 करोड़। सो टायर 1 यूसीबीज में वो यूसीबीज आए जो जिनके पास डिपॉजिट है अप टू 100 करोड़ का। टायर 2 यूसीबीज में डिपॉजिट बिटवीन 100 करोड़ एंड 1000 करोड़। टायर 3 यूसीबीज में विद डिपॉजिट बिटवीन ₹1000 करोड़ एंड 10,000 करोड़। एंड टायर 4 में जिनके पास डिपॉजिट है मोर देन 10,000 करोड़। नेक्स्ट है एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक है जिसको डेवलप किया गया था प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक 1920 में बना था पंजाब के झेंग में। नेक्स्ट है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक को अगस्त 1996 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर लोकल एरिया बैंक को सेटअप करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 24 अगस्त 1996 को अनाउंस किया था। ये भी सेम रूरल सेविंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। सो सबसे पहला कोस्टल बैंक था जो कि फर्स्ट लोकल एरिया बैंक है 1999, जो 27 दिसंबर 1999 को
स्टार्ट किया गया था। एक केबीएस बैंक कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक है जो अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहा है इंडिया में। आरबीआई ने रिसेंटली कैंसिल किया था महाराष्ट्र बेस्ड सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस। देन एक जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जब एस्टैब्लिश हुआ था तो वो लोकल एरिया बैंक था और लार्जेस्ट लोकल एरिया बैंक था सिंस 14 जनवरी 2000 स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्जन के पहले। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के और एडिशनल क्राइटेरियाज देखते हैं उसमें क्या क्या है। सो सबसे पहला पेमेंट बैंक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है 1956 कंपनीज एक्ट के तहत, और इसको लाइसेंस दिया गया सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ये एटीएम कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। पेमेंट बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के जैसा फंक्शन कर सकता है। अब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या होता है? सो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एक पर्सन होता है जो बैंक की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है जहाँ पे बैंक और एटीएम नहीं है। सो वो गांव गांव जाके वो सारी सर्विसेज एक्सप्लेन करता है और कस्टमर लाता है। उसको बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। पेमेंट बैंक के क्राइटेरिया, अच्छा इसमें CAR, CRR, SLR ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, ये बैंकों को मेंटेन करने रहते हैं। सो ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये मैं आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी बस इतना याद रख लेना कि इतने परसेंट मेंटेन करना होता है। सो पेमेंट बैंक को मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% मेंटेन करना होता है। फिर उनको CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। देन उसके बाद जितना भी उनके डिपॉजिट्स बचते हैं उसमें से मिनिमम 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल में डालना पड़ता है SLR मेंटेन करने के लिए। एंड मैक्सिमम 25% डिपॉजिट अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन बना सकता है? सो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल इंडियन सिटीजन जो हो सिंगली और जॉइंटली, जिनको 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप कर सकता है। कंपनीज एंड सोसाइटीज जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हो और उनका बिजनेस स्मूथली रन हो रहा हो 5 इयर्स तक, सो वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक भी जिनका बिजनेस 5 ईयर से स्मूथली रन हो रहा है वो भी सेटअप कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी ऑन टैप फैसिलिटी यूज करके SFBs में ट्रांसमिट हो सकते हैं। उनका रिक्वायरमेंट है कि 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल रहना चाहिए और 5 इयर्स में 200 करोड़ होना चाहिए। देन CAR SFB को 15% मेंटेन करना होता है। अब ओनर का कैपिटल कितना रहता है SFB में? सो ओनर को मिनिमम 40% कैपिटल स्टेक रखना पड़ता है अप टू पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एस SFB। अगर उसका 40 से ज़्यादा है 5 ईयर से पहले ही, सो उसको ब्रिंग डाउन करना पड़ता है 40% तक टिल 5, मतलब 5 ईयर के अंदर। देन 30% मैक्सिमम 30% रख सकता है अप टू 10 ईयर एंड मैक्सिमम 15% रख सकता है अप टू 15 ईयर। देन स्टॉक एक्सचेंज में SFB लिस्ट कर सकता है, उसके लिए उसको मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ रखना पड़ेगा और होने के बाद उसको 3 इयर्स में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकता है। देन अगर 500 करोड़ नहीं हुआ तो अगर वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट कंप्लाई करता है तो वो वॉलेंटरली लिस्ट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। फॉरेन शेयर होल्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में 74% है। मैक्सिमम लोन साइज जो सिंगल पर्सन को मिलता है वो 10% ऑफ कैपिटल और ग्रुप ऑब्लिगर को 15% ऑफ कैपिटल फंड्स इन SFB मिलता है। SFB किसी का बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकता, बट वो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के अंतर्गत काम कर सकते हैं, मतलब उनका नेटवर्क बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का होता है। तो ये था पूरा बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। सो इसमें इसमें मैंने सारा बेसिक्स चीज बता दिया और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में।
नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन के ऊपर, और आरबीआई की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। सो ये क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो, सो आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, sudeep.singh07 पे। सो वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।